फ्रांस की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने फैसला दिया कि ये जो फ्रांस का बादशाह है लुई, ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह का नुमाइंदा है। जब ये कोई बात करता है तो ये नहीं करता, अल्लाह करता है। माज़अल्लाह, जब ये कुछ सुनता है तो ये नहीं सुनता, अल्लाह सुनता है। नऊज़ु बिल्लाह। लिहाजा इसके कामों पे एतराज नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद जो बादशाह की चीरा दस्तियां थी वो बहुत बढ़ गई। यानी आप कंपेयर करें कि पाकिस्तानी अदालतें वो जनरल आसिम मुनीर को यही सारे इख्तियारात दे चुकी हैं और यहाँ पे भी सारा कुछ जो है वो पहले से बढ़ गया है। बहरहाल लोगों ने एहतजाज किया, एहतजाज बड़ा सख्त हुआ। एहतजाज के बाद क्या होता है, बादशाह एक इलेक्शन करा देता है और उसके नतीजे में 400-500 लोग वो नुमाइंदा बन जाते हैं, लोग मुतमईन हो जाते हैं। अब क्या हुआ, अब लोगों ने कुछ अरसे बाद महसूस किया कि पहले बादशाह और उसके दरबारी वो लूट रहे थे, खा पी रहे थे। अब ये जो 300-400 बंदा हमने मुंतखब करके भेजा है, ये भी बादशाह के साथ मिल गया है और हमारी मुसीबतों में मजीद इजाफा हो गया। जरा डॉट कनेक्टिंग करें, फॉर्म 47, कौन बादशाह है, कौन निजाम चला रहा है। 12 करते करते बात जहां तक पहुंच गई कि पूरा फ्रांस रोडों पे आ गया। अब बादशाह और उसकी मलका, यानी ये दो रवायात हैं। एक रवायत है कि वो बालकोनी में खड़े थे और नीचे लोग ही लोग थे और उनका एक नारा था, हमें रोटी चाहिए। दूसरी रिवायत है कि वो अंदर बैठे थे, उन तक आवाजें जा रही थी क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, हमें रोटी चाहिए। जो फ्रेंच मलका थी उसे फ्रेंच नहीं आती थी, वो फ्रांसीसी नहीं समझती थी। जब बहुत ज्यादा नारे हुए तो मलका ने पूछा कि ये क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं। तो बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये रोटी मांगते हैं। मलका ने मुस्कुराकर कहा कि ये केक क्यों नहीं खाते, अगर रोटी नहीं है तो केक खाएं। उसके साथ ही जो जनरल खड़ा था बादशाह का, वो फ्रांस समझता था, फ्रेंच समझता था। उसने मुस्कुराकर कहा कि जो फ्रांस की घास है वो बड़ी तरोताजा है, बड़ी मीठी है, बड़ी सरसब्ज है, ये वो खाएं। और फिर तीनों ने कहका लगाया। फिर वो दिन आया जिस दिन बादशाह और मलका को टोके के नीचे दिया गया। और वो दिन भी आया जब उस जनरल को टोके के नीचे देने से पहले फ्रांस की सरसब्ज, ताजा और मीठी घास खिलाई गई कि पहले ये खाओ। क्योंकि जब उसको मौत देने के लिए आगे आए तो लोगों ने नारे लगाए, घास घास घास। फिर घास लाई गई, जनरल के मुंह में तुन्नी गई और उसके बाद उसकी गर्दन उतारी गई। रात को हुकूमत ने पेट्रोल 400 रुपए लीटर कर दिया है, तकरीबन 400 रुपए। 400 रुपए इसलिए नहीं किया क्योंकि जो एफए पास हैं, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, और फिर उनके आगे जो मालशी हैं, कारिंदे हैं, कि जी 400 का फिगर क्रॉस ना हो, एक नफसियाती हद 400 से नीचे रखें, 399.96 कर दें। अब ये सीधा सीधा लोगों का मजाक उड़ाने वाली बात है कि अगर आप लोगों को रोटी नहीं मिलती तो आप लोग केक खाएं। और फिर अजमा बुखारी का एक ट्वीट, वो बड़ा ज़ेरे बहस है। ट्वीट ये था कि हाफिज जी तुन के रखो, तुन के रखो इनको, इनका इलाज यही है।
आज मैंने स्पेशली मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनकी पेशगोइयां, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े, और कैद आज़म के साथ बड़े बहस और मुबासे करते थे पाकिस्तान पे। आज मैंने स्पेशली उनकी पेशगोइयां आपके लिए निकाली हैं। आपने फैसला करना है कि मौलाना ठीक कहते थे, मौलाना का मौक़िफ़ ठीक था या गलत था। बहरहाल हमें अब यही कहा जा रहा है, किसी दिन सरकारी टीवी पे और रेडियो पे ऐलान होगा कि अगर रोटी नहीं मिलती तो आप लोग केक खाएं, और इन इकदामात से और कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये नून लीग का और पीपल्स पार्टी का तुरे इम्तियाज है कि वो करप्शन को स्वाब समझते हैं। ये स्वाब का काम है, क्योंकि जो अकाउंट एयान अली ऑपरेट करती थी, उसी अकाउंट से सदके के बकरे आते थे और उसी अकाउंट से बिलावल की फीसें जमा होती थी। यानी उसकी डिग्री भी हराम की है, उनके बकरे भी हराम के थे, क्योंकि ये करप्शन को स्वाब समझते हैं दोनों पार्टियां। अब मजबूर किया जा रहा है कि जी आप लोग करप्शन करें, तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं है, आप लोग 2 नंबर काम करें, आप लोग धंधे करें जो आप कर सकते हैं, हमारी तरफ से खुली इजाजत है। अगर आपका महीना नहीं गुजरता तो हम इसके जो है वो जिम्मेदार नहीं है। मैंने आपको एक दफा बताया था कि मदीना में कहत पड़ गया, और इतना कहत पड़ गया कि लोग पत्ते और घास खाने पर मजबूर हो गए। उस वक्त दूसरे खलीफा राशिद हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर चल रहा था। तो उन्होंने कुछ अरसे के लिए जो चोर की सजा थी हाथ काटने की, वो सस्पेंड कर दी, वो मुअत्तल कर दी कि अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ न काटा जाए, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं। अब आप कहेंगे कि मैं चोरों की हिमायत कर रहा हूं, तो हम तो सारे चोरों की हिमायत कर रहे हैं, मैं खाली कर रहा हूं। 78 साल से हम चोरों की हिमायत नहीं कर रहे, 78 साल से हम चोरों को वोट नहीं दे रहे। ये हमें बताया किसने? ये तो शुक्र है इमरान खान ने क्रिकेट छोड़ी, शुक्र है इमरान खान सियासत में आए, शुक्र है इमरान खान ने हमारा ऑपरेशन किया, और इमरान खान ने सालों पहले कहा कि ये सारे मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे हो गए। चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पुलिस है, सारे इकट्ठे हो गए। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजा को सस्पेंड कर दिया। अब क्या सूरत हाल है? 12 करोड़ लोग जो है वो खत्ते गुर्बत से नीचे हैं। करोड़ों जो हमारी बेटियां हैं उनके बालों में चांदी उतर रही है, और वालिदैन मजबूर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास पंखे नहीं हैं, जो आज भी 60-70 रुपए का वो खजूर से बना हुआ हाथ वाला पंखा खरीदते हैं और उससे गुजारा करते हैं। और आप डीएचएस देखें, आप बैरियर टाउन देखें, आप इस्लामाबाद का रेड जोन देखें, अल्लाह रहमान मलिक नाई की कब्र को अंगारों से भर दे, जिसने ये रेड जोन, हालांकि ये रेड एरिया है। आप बात समझ रहे होंगे, यूरोप में और अमेरिका में जो रेड एरिया है, ये रेड एरिया, ये रेड जोन नहीं है, ये रेड एरिया है। यहां पे धंधे वाले लोग रहते हैं, यहां पे दलाल रहते हैं, यहां पे ब्रोकर रहते हैं, जहां मेरिट पे सीट नहीं मिलती, जहां धंधे से सीटें मिलती हैं और बातचीत करके सीटें मिलती हैं। ये सरफराज डोगर ये किस तरह चीफ जस्टिस बना और इसकी क्या खिदमात थी नून लीग के लिए लाहौर में, वो आपको किसी दिन बताऊंगा। तब ये नजरों में आ गया था कि ये हीरा हमने संभाल के रखना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज्यादा, वो अदलिया में है, वकीलों पे है, और तीसरे नंबर पे पुलिस पे है।
और ये तीनों इदारे आपको पता है, कोई उनको छू के दिखाए। मैंने ही आपको बताया था वो 13 या 15 शोरों वाली फजीला अब्बासी 23 अरब रुपए वो निकाल के ले गई। पता है कोई किधर है? कोई मुकदमा, कोई हथकड़ियां, कोई घसीटना, पता है किधर गई वो? याना नहीं किधर गई, क्योंकि आपको पता है इनके ताल्लुकात कहां पे हैं, ये किन को खुश करती हैं। मैंने आपको ये भी बताया, वो आपको वाकया बताना है, वैसे वो आपको वाकया बताना है, आपने कमेंट्स में मुझे याद कराना है। मैंने मियां वाली रुदात अभी आपको सुनानी है, कैदियों वाली वो रुदात आपको सुनानी है। बहरहाल आपने कमेंट्स में हाफिज जी तोल के रखो, तोल के रखो। आज आपका 22वां ग्रेड है, फिर आपको वर्दी मिल गई है, थोड़ा इजाफा किया है, यकीन करें। एक दफा 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाता है, किकरे दो तुझा, किकरे सो तुसा, या कंगे नाल पिछो या छुरी नाल की करे सो, कुछ नहीं करे सो। 1000 रुपए कर दें, 1000 रुपए कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जानते होंगे कि आज लेबर डे है, 1 मई है, 2026 की तारीख है। हमारी तो छुट्टी नहीं है, हम तो वैसे भी कलमी मजदूर हैं या बोलने वाले मजदूर हैं। आपको कोशिश करते हैं, यानी वो बंदा लेटा हुआ होता है तो अंगूठे से पकड़ के बंदा, या सर पे आराम से हाथ रख के कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। लेकिन ठीक है, हम सारे एक ही कश्ती के सवार हैं। दिन आज बड़ा प्यारा है, जुमे का आप कुछ नहीं कर सकते, तो आज सजदे थोड़े लंबे करें। आपको जुमा भी मुबारक हो, सजदा थोड़ा लंबा करें, यानी उसमें जो है ना। और मैंने आपको मौलाना इसहाक साहब का हवाला दिया था, उर्दू में दुआएं करें, पश्तो में करें, पंजाबी में करें, जो मुंह में आता है करें। इसहाक साहब तो ये भी कहते हैं कि जो नमाज है वो सारी दुआ है। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद कभी दुआ नहीं करते थे, कि वो सरापा दुआ है नमाज, उसमें सारा कुछ किया करें। सजदों के दरमियान दुआ किया करें, जो सजदों के दरमियान है, यानी वो जो है ना उसमें दुआ किया करें। तो दुआएं लंबी करें। हुक्मरानों को बद दुआएं देंगे ना, तो आपको, मैंने एक वीलॉग में आपको बताया था कि जो है ना उसका आपको स्वाब मिलेगा, अगर आप इनको बद दुआएं देंगे। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है और एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप चैनल को फाइनेंशियली लाजमी सपोर्ट करें, जितना भी हो सकता है। खासकर जो मेरे बहन भाई और जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें, जो मेरे बुजुर्ग मुल्क से बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, तो वो लाजमी चैनल को सपोर्ट करें, ताकि ये आवाज़ आप तक पहुंचती रहे। और उसका सबूत ये है कि आप व्यूज चेक कर लें चैनल के। और मैंने आपको बताया पाकिस्तान का रेट ये है कि जब 1000 बंदा एक वीडियो को देखता है ना, तो 0.69 ये डॉलर्स जो है ना, वो 0.69 ये डॉलर जो है ना पाकिस्तान का रेट है। सारे मुल्कों का ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे कम है। तो ये माली सपोर्ट के, फिर आप कहते हैं कि आप छोड़ें भी ना, प्लेटफॉर्म भी न छोड़ें। बहुत सारे लोग कहते हैं, सारे नहीं कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप न छोड़ें प्लेटफॉर्म। तो न छोड़ने की सूरत ये है कि आप सारे मिलकर जो है वो चैनल को उठाएं, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि ये आवाज आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली खबर हम शामिल करेंगे, जो दुनिया का पागल शख्स है, पहले भी पागल था, अब ज्यादा पागल हो गया ईरान के फेंटे के बाद। डोनाल्ड जे ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की 90 मिनट जो है वो गुफ्तगू हुई है। 90 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, और अब इसकी जो है वो तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। और उसमें व्लादिमीर पुतिन ने थ्रेट किया है डोनाल्ड जे ट्रंप को कि हम ईरान को गिरने नहीं देंगे। अगर जमीनी हमला होता है, रशिया पहले भी सपोर्ट कर रहा है और रशिया फिर भी सपोर्ट करेगा। और रशिया को जो है ना
कैप्सिन सी, वहां से ईरान को जो है ना सपोर्ट करना आसान हो जाता है। फिर और भी रास्ता है एक, वो चूंकि अब बताया नहीं जा सकता कि कौन सा रास्ता है। बहरहाल रशिया ने कहा है कि हम जंग बंद करा सकते हैं, तो इसने डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा है कि वो जो है पहले यूक्रेन में जंग बंद करें, ये ट्रंप ने जवाब दिया है। पेंटागन में इजलास हुआ है और जितने भी कोर कमांडर्स थे उन्होंने हमले की तजवीज फिर दे दी है कि ईरान पर मुख्तसर स्विफ्ट हमला किया जाए, लेकिन बहुत कारी हमला किया जाए। उसमें टारगेट्स सेट किए गए हैं। एक बार फिर ईरान की क़यादत को टारगेट किया गया है कि इन सब को एलिमिनेट कर दिया जाए, और इसके अलावा जो है वो उनके जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो गैस है, उसको तबाह किया जाए, और आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उसको सख्त किया जाए। बहरहाल बहुत ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है जो एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की। इसके अलावा पीट हेग्सेथ जो है वो गुफ्तगू करने आए हैं, तो उनको जुनूनी, पागल और कातिल करार दिया है। लोगों ने नारे लगाए हैं, हालांकि अरकान वहां पे मौजूद थे। उन्होंने पीट हेग्सेथ की मिट्टी पलीद की है, और ये वैसे भी टुच्चा बंदा है, ये शराबी है, ये शराब पी के शराब खानों में पड़ा होता था, और इसका सिर्फ एक काम है, मुसलमानों को गालियां देना। और पीट हेग्सेथ कहता है कि मुसलमानों को जो है ना वो कत्ल करना वो सवाब का काम है, जहां भी मुसलमान हैं उनको खत्म किया जाए। बहरहाल उस पर बहुत ज्यादा जो है वो हूटिंग हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी खौफनाक और खतरनाक खबर सामने आ रही है, वो है यूएई के हवाले से। यूएई मेरे ख्याल में फैसला कर चुका है कि वो अब, यानी जाहिर है रहेंगे तो मुसलमान, बच्चियां शच्चियां नचवाएंगे बाल खोल के, वैसे भी सेहतमंद बच्चियां उनकी हर लिहाज से, तो लेकिन वो अब ना ओआईसी छोड़ने का कह रहे हैं कि हो सकता है वो ओआईसी को छोड़ दें, हो सकता है वो अरब लीग को छोड़ दें। चले भाड़ में जाएं। हमारे लिए जो सबसे खतरनाक खबर आ रही है अब तक की, वो ये कि पीटीसीएल, मेरे ख्याल है मेरे व्यूअर्स जानते होंगे कि ये जो पीटीसीएल है ना, यूफोन है आपका, इसमें मेन शेयर होल्डर यूएई है। और ये जो बेहतरी आई, उन्होंने पैसे लगाए, जाहिर है इन्वेस्टमेंट की। ये जो आप देखते हैं ना हमारे पीटीसीएल में बेहतरी आई, काफी बेहतर इदारा है ये दूसरे इदारों की निस्बत। इसकी सर्विसेज, इसका नेट, इसका जो है ना वो स्पीड बहुत बेहतर है, क्योंकि ये यूएई ने यहां पे सरमायाकारी की, पैसे भी कमा रहे हैं खैर वो बहुत ज्यादा। अब सुना है कि पीटीसीएल से वो दस्तबरदार हो रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, और यहां तक आ गए कि अगर यूएई यहां से इन्वेस्टमेंट निकालता है तो पाकिस्तान का सिस्टम बैठ जाएगा। पाकिस्तान का जो टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो सारा बैठ जाएगा। पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि यूएई निकले और वो उसकी जगह को फिल करे, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएई को हमने 3 अरब कैसे वापस किए हैं। हमने सऊदीया से लिए हैं 3 अरब और हमने वापस कर दिए हैं यूएई को। सऊदीया का चढ़ गया, और ये सूद लेते हैं, सूद यानी 96 में, यानी 96 के इर्द गिर्द जो है ना वो नवाज शरीफ ने कर्जा लिया था यूएई से, और एक तजिया निगार बता रहा था कि ये जो हमने यूएई को कर्जा वापस किया है ना, तो इस पे आधे से ज्यादा, कुल रकम के आधे से ज्यादा हम सूद दे चुके थे यूएई को, सूद दे चुके थे। क्योंकि यहां तो आपको पता है, यहां तो आपको पता है कर्जा लिया जाता है अवाम के नाम पर, और फिर खली बली। अभी मोहसिन नकवी ने क्या कहा है, 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से गए, 100 अरब डॉलर किसने भेजे? और भाई किसने भेजे, क्यों भेजे? 138 अरब डॉलर टोटल कर्जा है, और 100 अरब डॉलर जो है ना वो मुल्क से निकल गए। इखलाकियात का ये हाल है कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है, और ये पोस्ट है साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग की। जनरल असलम बेग कहते हैं ये ज़िया के हादसे के बाद आर्मी चीफ बने थे, और इन पे बड़ी उंगलियां भी उठी थी कि ये नहीं गए जहाज में, और जो है ना वो, बहरहाल वो एक लंबी कंट्रोवर्सी है। लेकिन जो उनकी बात सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो ये
کہ خانہ کعبہ میں معمر قذافی اور خاص کر شاہ فیصل یہ اہم ترین لوگ تھے. اس کے علاوہ دوسرے سربراہان بھی تھے اور جو علماء ہیں بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. اس وقت جو بھٹو صاحب ہیں ان کو پھانسی دینے کا معاملہ چل رہا تھا، وہ جیل میں تھے. انہوں نے کہا جی آپ اس کو پھانسی نہ دیں، آپ ہمارے حوالے کر دیں یا آپ کو ویسے چھوڑ دیں. تو وہاں پہ جنرل ضیاء نے وعدہ کیا کہ بھٹو کو مارا نہیں جائے گا بقول اسلم بیگ کے. لیکن واپس آ کر کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. ایک دفعہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ ہمارے جو جرنیل ہیں وہ اگر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی کوئی وعدہ کریں یا کوئی بات کریں تو کوئی نہیں مانے گا. بات اسی طرح ہی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، یعنی اسلم بیگ بقول اسلم بیگ کے وہ خود چیف ہے کہ جی آرمی چیف وہاں کعبے میں بیٹھ کے مکر گیا. پھر آپ ان پہ کیا کہ ہمیں ملک سے محبت ہے، ہمیں وطن سے محبت ہے. عمران خان کو نہ چھوڑنے کی ضد ہے، یعنی جب تک میں وردی میں ہوں تو عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی یہ جو ہے نا وہ فخر الرحمان نے بتایا، پھر قید بھی ہوئے. تو یہ کہ جب میں وردی میں ہوں کشمیر جیت کے دکھاؤں گا، میری ضد ہے جس کے لیے ہم نے یہ فوج پالی ہے. میں مسجد اقصی آزاد کرا کے دکھاؤں گا. وہ ایک نہتا بندہ، یہ کون سی قسم ہوئی یا یہ کون سا جو ہے وہ چیلنج ہوا. بہرحال جو آپ کے سامنے آج جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ مدعا ہے مولانا ابوالکلام آزاد. اس کو آپ نے پوری آپ کی ہسٹری آپ کو جو ہے نا سمجھ آ جائے گی. مولانا ابوالکلام آزاد کی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں، یہ تحریر ہے ڈاکٹر مسعود طارق کی اور تاریخ ہے 29 اپریل 2025، یعنی تقریباً سال ہو گیا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد 22 فروری 1958 کو دہلی میں انتقال کر گئے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان سے متعلق بہت سی پیش گوئیاں کی تھی. آغا شورش کشمیری کی ادارت میں شائع ہونے والے 7 روزہ رسالہ چٹان میں مولانا ابوالکلام آزاد نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب ایک لفظ سننا ہے. کیا کہا تھا؟ محمد علی جناح اور لیاقت علی خان جب تک زندہ ہیں اس وقت تک مشرقی پاکستان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں رہنماؤں کے چلے جانے کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ناراضگی اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے. عمران خان والی پیش گوئی ہے اس بندے کی. میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہوگا. دونوں خطوں میں کوئی بھی قدر مشترکہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دونوں اطراف کے رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان کہیں بھی پائیدار سیاسی اتحاد پیدا نہیں کر پائے. عرب دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. مشرقی پاکستان کی زبان، رواج اور رہن سہن مغربی پاکستان کی اقدار سے مکمل طور پر مختلف ہیں. پاکستان کے قیام کی گرم جوشی ٹھنڈے پڑتے ہی اختلافات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جو جلد ہی اپنی بات منوانے کی حد تک پہنچ جائیں گے. عالمی قوتوں کے مفادات کی جنگ میں یہ اختلافات شدت اختیار کریں گے اور پاکستان کے دونوں حصے الگ ہو جائیں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی یہ امریکہ نے آزاد کرایا تھا یہ خطہ. یہ بھی کہا جاتا ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان خطے میں موجود تضادات اور اختلافات کا میدان جنگ بن جائے گا. پنجاب، سندھ، KPK اس وقت صوبہ سرحد اور بلوچستان کا قومیائی تشخص بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دے گا. BLA، TTP، بیرونی دروازے. وہ وقت دور نہیں ہوگا جب عالمی قوتیں پاکستان کی سیاسی قیادت میں موجود مختلف عناصر کو استعمال کر کے اس کو بکھرے کر دیں گی. نہیں اور استعمال جیسا کہ عرب ریاستوں کے ساتھ کیا گیا تھا. فلسطین 1948 میں
اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. کریں نا سوال. اصل مسئلہ یقینی طور پر مذہب کا نہیں بلکہ معاشی ترقی کا ہے. مسلمان کاروباری قیادت کو اپنی صلاحیت اور ہمت پر شکوک و شبہات ہیں. یہ کبھی بھی کاروباری نہیں رہے. انڈین دیکھیں اور ادھر دیکھیں، ادھر حرام ہے سارا. مسلمان کاروباری حضرات کو سرکاری سرپرستی اور مہربانیوں کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ نئی آزادی اور خود مختاری سے خوفزدہ ہے. یہاں کوئی بھی پرائیویٹ سکول ہے نا، سرپرستی کی عادت. کوئی بھی پرائیویٹ سکول ہے، اس کا جو پرنسپل ہے کرنل ریٹائرڈ، میجر ریٹائرڈ، حالانکہ لو بھی نہ نہیں ہوئے، لیکن سرپرستی وہ ہم ہو گئے ہیں. وہ دو قومی نظریے کے آڑ میں اپنے خوف کو چھپاتے ہیں اور ایسی مسلمان ریاست چاہتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی مقابلے کے معیشت پر اپنی اجارہ داری قائم رکھ سکیں. یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ وہ کب تک اس فریب کاری کو زندہ رکھ سکتے ہیں. دیکھیں نا معاشی حالت، کیک کیوں نہیں کھاتے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قیام سے ہی پاکستان کو بہت سنگین مسائل کا سامنا رہے گا، جیسا کہ کون سے مسائل؟ نمبر 1، کئی مسلم ممالک کی طرح پاکستان کی نااہل سیاسی قیادت فوجی آمریت کی راہ ہموار کرے گی، جرنیل قبضہ کر لیں گے. مولانا صاحب، اللہ آپ کو غریق رحمت کرے، اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے. فوجی قبضہ کر لیں گے. یہ سب سے پہلے جو ہے نا، پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کا فقدان اور جنگ کے امکانات ہوں گے. افغانستان، انڈیا، ایران، صرف میرے خیال ہے چین بچا ہے جسے کچھ گزارا ہے. جی، داخلی شورش اور علاقائی تنازعات ہوں گے. عالمی طاقتیں اس پر تسلط جمانے کی کوششیں جاری رکھیں گے. جو ہے نا قبضہ، تسلط ہے امریکہ کا. نمبر 5، پاکستان میں امیر تاجر قومی دولت کا استحصال کریں گے. پاکستان کے صنعت کاروں اور نو دولتیوں کے ہاتھوں قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. نو دولتی ہے، یہ کدھر سے آیا؟ شریف خاندان کدھر سے آیا؟ یہ 7 بھائی آئے تھے جاتی مراسد اور لاہور میں ایک بھٹی پہ کام کرنے. ایک بھائی کو انہوں نے پڑھایا تھا، میاں شریف کو، باقی 6 کام کرتے تھے. اب دیکھیں یار، بھٹی اتنی ترقی کرتی ہے. میں کوئی محنت کی، میں خدا نخواستہ، میں آپ کو بتا چکا ہوں نواز شریف کو سیاست میں کس طرح لایا گیا، بتا چکا ہوں آپ کو کرکٹ کے گراؤنڈ سے کہ یہ اپنا کبھی وہ ٹکٹ بلیک کرتا تھا. لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جن کے سامنے وہ ٹکٹ بیچتا تھا، جو دوسری دفعہ صدر ہے. ابھی بھی لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور بیمبینو سینما میں کون سا دھندا ہوتا تھا حاکم علی زرداری کی سرپرستی میں، یہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ دھندا کیا ہوتا تھا وہاں، پتا ہے ہر کسی کو. اب یہ 2 خاندان کہاں پہنچ گئے؟ نو دولتی ہے، وہ فضیل عباسی، ایان علی، دیکھ رہے آپ. مولانا بہرحال جی، قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی نو دولتیوں کے ہاتھوں. بیرونی قرضوں کا بھاری بوجھ ہوگا. کل میں نے آپ کو بتایا 81,000 ارب قرضے، 81,000 ارب. اس کے بعد کیا ہوگا؟ نوجوانوں کی مذہب سے دوری اور عدم اطمینان اور نظریہ پاکستان کا خاتمہ ہو جائے گا. کدھر ہے نظریہ پاکستان؟ 1971 میں ختم ہو گیا. نوجوانوں کی مذہب سے دوری، عدم اطمینان. مطمئن ہے نوجوان؟ پاکستان کا نوجوان مطمئن ہے؟ کشتیوں میں ڈوب رہا ہے یورپ جاتے ہوئے، 70 سال کی گوریوں سے شادی کر رہا ہے پکا ہونے کے لیے. جن گوریوں کو گھر والے نہیں پوچھتے ان سے شادیاں کر رہا ہے، اور ایسے عجیب و غریب شادیاں کر رہا ہے. فیس بک پہ آتے رہتے ہیں، پکا، میں پکا تھیمنا ہے، میرے کو کنکریٹ کرو، میرے کو پلسٹر کرو، میں پکا تھیمنا ہے. 25 سال کا لڑکا تے 71 سال نانی. لیکن پاکستان میں نانیاں بھی آپ کو پتہ ہے اگر ان کی حفاظت کی جائے تو. بہرحال یہ ہو رہا ہے، نوجوان آپ کے سامنے.
लेकिन नौजवान पंपों को रुख करते हैं, नौजवान गलत कार्यों में पड़ते हैं, वो जो एनर्जी है उसको राइट, बांग्लादेश की तरह उसको राइट साइड पे इस्तेमाल नहीं करते। अपने सीने पेश करें ना, अपने सीने पेश करें, पुश्ते नहीं, सीने, अपने हाथ पेश करें हथकड़ियों के लिए। तो नौजवान ही तो सालार होते हैं ना, अलमदार होते हैं ना। लश्कर का अलमदार जो है ना, किसी 70 साल या 80 साल के बंदे को तो नहीं बनाया जाता। लेकिन नौजवानों की आदत आपने चेक करनी है। आप फेसबुक खोल लें, आप क्या क्या कहते हैं, ये इंस्टाग्राम क्या होता है और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नहीं पता। वहां पे आप व्यूज देखें, वहां पे वो कल परसों वो कोई रजब भट्ट है, वो माविया को तो गालियां दे रहा था, हजरत माविया को गालियां दे रहा था मुहर्रम में। लेकिन कल उसका एक वीलॉग लोड हुआ है तो वो 4-5 बंदे अपने दोस्त की शलवार उतारते हैं, शलवार उतारते हैं, यानी आगे सोफ होता है ना, पीछे वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने दोस्त की शलवार उतार दी। और जब मेरी नजर पड़ी तो 3 मिलियन से जो है वो व्यूज क्रॉस कर चुके थे, 3 मिलियन से। मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमें स्पॉन्सर करें कि गुलशन का कारोबार चले, मैं करूं ऐसा। मैं कहता हूं कि मेरे भी लोग सबसे ज्यादा नौजवानों के लिए हैं, लेकिन वो लिफ्ट नहीं कराते। क्यों कराए? ये आप देख लें, मजहब से दूरी, बेचैन और सारा कुछ। बहरहाल जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान हिजरत न करने का मशवरा भी दिया था। इंडिया बड़ा अच्छा था इस लानती से पहले। ये जो लानती आया ना, गुजरात ग्रुप, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और वो क्या है, राजनाथ सिंह, इन लानतियों से, इन दरिंदों से पहले इंडिया बड़ा अच्छा था। हमारी क्रिकेट टीम जाती, वो आते, ड्रामे बनते, फनकार आते, बड़ी तकरीबात होती। ये लानती आ गए और हैरत है इंडिया की अवाम पे जिन्होंने इन दरिंदों को वोट दिए। इन लानतियों से पहले बड़े अच्छे तल्लुकात थे। और वो मुसलमान है ना, चले नाम के मुसलमान है, जो सबसे ज्यादा मुआवजा लेते हैं इंडिया में, सुलेमान, आमिर, शाहरुख, कितने मुसलमान हैं। बहरहाल उसने मशवरा दिया था, नवजा उठे, हाफजा ने हथे न चढ़ाए, हाफजा ने हथे, तार शरफी ने हथे न चढ़ाए, तार मुफ्ती मुनीब ने हथे न चढ़ो, मुफ्ती मुनीब ने हथे न, फील्ड मार्शल ने हथे न चढ़ो, अल्लाह की फौज ने हथे न चढ़ो। ये अबुल कलाम आजाद पीटते रह गए कि न करो हिजरत। जी, उन्होंने समझाया था कि उनके सरहद पार करने से पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा, बल्कि इंडिया के मुसलमान कमजोर होंगे। देख लें, उन्होंने बताया था कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में पहले से मुकीम लोग अपनी इलाकाई शनाख्त के लिए उठ खड़े होंगे, जबकि इंडिया से आने वालों को बिन बुलाया मेहमान समझा जाएगा। अभी तक MQM रो नहीं रही, यही उनका मुद्दा है। कई लोगों का मुद्दा है, कोई भैया, कोई मटरुआ, कोई पत्नी उर्दू स्पीकिंग, कोई क्या पानखोर, कोई क्या। आप देख रहे हैं, ये आपने तैयार खुद कर रहा है। मैंने तो एज इट इज आपके सामने, मुझे तो ठीक लगी है, ये मेरी जाती राय है, मुझे तो ठीक लगी है, आपकी जो है वो मर्जी है। बहरहाल हाफिज जी, तुम के रखो, तुम के रखो। अज़म बुखारी ने तो पता नहीं क्यों ट्वीट किया था। बहरहाल आप लोग तुन के रखें, इनका जो है ना वो इलाज। ये पेट्रोल पंप गिर गए और आप केक खाएं, टाइम हो गया, रोटी छोड़ें, केक मंगवाएं और केक खाएं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानी अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।